नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं परमार डायनास्टी ऑफ उज्जैनी के बारे में। इस डायनास्टी में सियक द्वितीय, वाकपति मुंज, सिंधु राज और राजा भोज जैसे कई प्रतापी शासक हुए। आपने इतिहास में राजा भोज के बारे में कई बार सुना होगा, तो राजा भोज भी परमार डायनास्टी से ही बिलोंग करते थे। तो आज के इस वीडियो में हम परमार डायनास्टी के प्रमुख शासक और उनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले हम परमार डायनास्टी के ओरिजिन के बारे में बात करें कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो अग्निकुल लीजेंड के अनुसार ऋषि वशिष्ठ एक बार अन्य ऋषियों के साथ माउंट आबू पर्वत पे यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में कुछ दैत्यों के द्वारा बार बार बाधा पहुंचाई जा रही थी, तो उन दैत्यों को वहां से हटाने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुल से 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया। वे 4 योद्धा थे प्रतिहार यानी कि गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य यानी कि सोलंकी, परमार और चौहान। उन योद्धाओं ने दैत्यों से लड़कर उन्हें हरा दिया और उसके बाद ऋषि वशिष्ठ का यज्ञ संपन्न हुआ। तो परमारों का ओरिजिन भी इसी अग्निकुल लीजेंड के साथ जोड़कर देखा जाता है। और बाद में एक समय पर जब परमार डायनास्टी अपने जेनिथ पर थी, तो राजा भोज के समय परमारों का शासन गुजरात में साबरमती नदी से लेकर मध्य प्रदेश में विदिशा तक और नर्मदा के दक्षिण में कोंकण प्रदेश से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश के संपूर्ण मालवा क्षेत्र में फैला हुआ था। तो परमार डायनास्टी का समय जब अपने उत्कर्ष पर था, तब उनका साम्राज्य कितना फैला हुआ था वो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। अब हम परमार डायनास्टी के प्रमुख शासकों के बारे में बात करें तो उपेंद्र कृष्ण राज को परमार डायनास्टी का संस्थापक माना जाता है, पर अपने शुरुआती वर्षों में परमारों का स्वतंत्र शासन नहीं हुआ करता था। उस समय पर परमार डायनास्टी राष्ट्रकूट डायनास्टी के सामंत के तौर पर शासन किया करते थे और राष्ट्रकूटों ने कृष्णराज को मालवा क्षेत्र की सामंती व्यवस्था दी थी। उस समय पर राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ थी, जो कि वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य में है। तो वे उस रीजन में शासन करते थे और जो मालवा का रीजन है वहां पर उनके सामंत के तौर पे परमारों ने शासन शुरू किया था। तो उपेंद्र कृष्णराज परमार वंश के प्रथम शासक थे। मालवा में सबसे पहले वे उज्जैन में थे और कृष्णराज ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और उनके बाद 9th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक परमारों ने मालवा क्षेत्र में शासन किया। कृष्णराज के बाद बारी सिंह प्रथम, सियक प्रथम, वाकपति राज प्रथम और वारी सिंह द्वितीय जैसे कई शासकों ने राष्ट्रकूटों के सामंत के तौर पे ही मालवा में उज्जैन से अपना शासन किया। उनके बाद अराउंड 940 सियक द्वितीय परमारों में शासक बने। सियक द्वितीय, जिन्हें हर्ष और सिंह दत्त भट्ट जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, वे परमार वंश के प्रतापी शासक हुए। सियक द्वितीय के समय राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय हुआ करते थे। तो कृष्ण तृतीय बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली शासक थे। तो कृष्ण तृतीय के बाद जब खोटिम अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों में शासक बने, तब सियक द्वितीय ने अपने ही जो ओवरलॉर्ड्स थे राष्ट्रकूट, उनपे ही उन्होंने आक्रमण कर दिया, क्योंकि खोटिम अमोघ वर्ष कृष्ण तृतीय की तरह शक्तिशाली शासक नहीं थे। और यह युद्ध जो कि नर्मदा नदी के पास में लड़ा गया था, उस युद्ध में परमारों ने राष्ट्रकूटों को बहुत बुरी तरह हराया और इस युद्ध में परमारों ने बहुत बड़ी जीत हासिल की और राष्ट्रकूटों के कई सारे क्षेत्रों के साथ साथ जो राष्ट्रकूटों की उस समय पर राजधानी हुआ करती थी मान्यखेड़, उस पर भी सियक द्वितीय ने अपना अधिकार कर लिया और वे परमार वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक बने। और गुजरात के हरसोल से सियक द्वितीय के समय काल के कॉपर प्लेट्स यानी कि ताम्रपत्र भी हमें प्राप्त होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब परमारों ने मालवा के रीजन के साथ साथ महाराष्ट्र के रीजन में भी अपना शासन शुरू किया। लेकिन दूसरी ओर
राष्ट्रकूट जब वहां पर शासक बने थे तो वे उस समय पर जो बादामी यानी कि वातापी के चालुक्य थे उन्हें सत्ता से हटाकर उसी जगह पर सत्ता में आए थे। जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र हम देखते हैं वहां पर पहले बादामी के चालुक्यों का शासन हुआ करता था। जब एक समय पर बादामी के चालुक्य कमजोर हुए तो राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों की सत्ता का अंत किया और उसी जगह पर अपना शासन शुरू किया था। पर चालुक्य कई वर्षों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब राष्ट्रकूट फिर से कमजोर हो और वहां पर वे अपना जो चालुक्यों का साम्राज्य था उसी जगह पर फिर से एस्टैब्लिश करे। तो अब तो राष्ट्रकूट सत्ता धीरे धीरे जो कि कमजोर हो गई और उसी जगह पर अब परमारों ने शासन शुरू कर दिया। और उस समय पर जो बादामी के चालुक्यों की शाखा थी उसका तो अंत हो चुका था, पर चालुक्यों की एक नई शाखा की शुरुआत हो चुकी थी और वे थे कल्याणी के चालुक्य। तो इस समय पर हमें परमारों का काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिलता है कल्याणी के चालुक्यों के साथ। सियक द्वितीय के बाद उनके दो पुत्र थे, वाकपति मुंज और सिंधुराज। अब वाकपति मुंज जो थे वे सियक द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अपने चाइल्डहुड में यह बालक मुंज नाम की घास के ऊपर मिला था जिसकी वजह से उसका नाम वाकपति मुंज के नाम से प्रख्यात हुआ। तो सियक द्वितीय ने इस बालक को दत्तक लिया था और वे भी आगे चलकर परमार डायनेस्टी के प्रतापी शासक हुए। तो सियक द्वितीय के बाद वाकपति मुंज परमारों के शासक बने। उन्होंने शाकंभरी के चौहान, नाडोल के चौहान, मेवाड़ के गोहिल और त्रिपुरी के कलचुरियों पर आक्रमण किया और युद्धों में उन्हें पराजित कर दिया। और मुंज राज के दरबारी कवि धनपाल ने तिलक मंजरी नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। धनपाल ने उस समय पर जैन धर्म अंगीकार कर लिया था और वे मुंज राज के बाद जब सिंधु राज शासक बनते हैं और सिंधु राज के बाद उनके बेटे राजा भोज जब शासक बनते हैं तो उनके भी समकालीन हुआ करते थे। राजा भोज के समय भी धनपाल राजा के दरबार में हुआ करते थे। तो अब जब परमार राजा मुंज राज के पास मालवा के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक का राष्ट्रकूटों का भी क्षेत्र था और राष्ट्रकूट साम्राज्य अपने अंत की कगार पे था, तो उसके बाद राष्ट्रकूटों के जो प्रतिद्वंदी थे, राष्ट्रकूटों का जिनके साथ पहले से संघर्ष चल रहा था जो कि कल्याणी के चालुक्यों थे, तो चालुक्यों का सीधा संघर्ष इस वक्त परमारों के विरुद्ध शुरू हो गया था और वाकपति मुंज को वेस्टर्न चालुक्यस ऑफ कल्याणी के संस्थापक तेलप द्वितीय के साथ भारी संघर्ष में उतरना पड़ता है। तो उस समय पर सबसे पहले तो वाकपति मुंज चेदी के कलचुरी शासक युवराज देव द्वितीय को भी युद्ध में हरा चुके थे, लेकिन कल्याणी के चालुक्य शासक तेलप द्वितीय की ओर से हो रहे बार बार आक्रमणों के सामने लड़ने के लिए उसने युवराज देव के साथ संधि यानी कि ट्रीटी कर ली थी और उसके बाद दोनों की संयुक्त सेना को तेलप राज के खिलाफ युद्ध में उतारा था। पर तेलप के रिपीटेडली इतने सारे आक्रमण हो रहे थे जिसकी वजह से वाकपति मुंज ने परमारों की राजधानी उज्जैन से स्थानांतरित करके धारा नगरी को परमारों की नई राजधानी बनाया था। तो यह निश्चित रूप से हमें सबसे पहले वाकपति मुंज के शासनकाल के दौरान देखने को मिलता है कि जो धार है, जो कि उस समय पर धारा नगरी हुआ करती थी, वह परमारों की राजधानी बनाई जाती है। और उसके बाद वाकपति मुंज ने उस क्षेत्र में मुंज सागर झील यानी कि मुंज सागर लेक का भी निर्माण करवाया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि वर्तमान में भी मौजूद है। अब दूसरी ओर वाकपति मुंज का तेलप द्वितीय के साथ हो रहे भयानक युद्ध में वाकपति मुंज की सेना ने तेलप राज को 6 बार बुरी तरह पराजित कर दिया था और इस तरह परमारों ने जीत हासिल की थी। लेकिन 7वीं बार तेलप राज फिर से एक विशाल सेना के साथ लौटा और इस बार उन्हें जो यादव डायनेस्टी के भिल्लम राज शासक हुआ करते थे, तो भिल्लम राज की सेना का साथ तेलप को मिलता है और इस 7वीं बार के युद्ध में तेलप ने मुंज राज को पराजित कर दिया। तो इन सारी घटनाओं का वर्णन हमें कन्हैया लाल मुंशी लिखित पृथ्वी वल्लभ नोवेल में भी देखने को मिलता है और पृथ्वी वल्लभ के अनुसार
वाकपति मुंज को पराजित करने के बाद तेलप उन्हें कैद करके बंदी बनाकर ले गया था और नगर में जब तेलप मुंज राज को बंदी बनाकर उसका मार्च निकालता है तो उस समय पर मुंज राज के रूप और उनके भव्य शरीर सौष्ठव का वर्णन हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद जब उन्हें कैद में रखा जाता है तो उस वक्त तेलप राज की जो विडोवर सिस्टर थी, यानी कि जो तेलप की विधवा बहन थी, उनके साथ मुंज राज का प्रेम प्रसंग भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन अंत में तेलप ने मुंज राज को हाथी के नीचे कुचलवा दिया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वाकपति मुंज की मृत्यु के बाद सियक द्वितीय के दूसरे पुत्र सिंधुराज शासक बने। लेकिन वाकपति मुंज की हार के समय परमारों ने नर्मदा नदी के दक्षिण का क्षेत्र उन्हें खोना पड़ा था। वहां पर अब चालुक्यों का अधिकार हो गया था। लेकिन सिंधुराज ने वाकपति मुंज की हार का बदला लेते हुए तेलप के बाद जब सत्याश्रय कल्याणी के चालुक्यों के शासक बने तो सिंधुराज ने सत्याश्रय पे आक्रमण करके उसे बुरी तरह हरा दिया और नर्मदा नदी के दक्षिण में अपने खोए हुए क्षेत्रों को सिंधुराज ने वापिस से परमारों के अधिकार में कर लिया और गोदावरी नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके अलावा सिंधुराज ने हुणों के विरुद्ध, दक्षिण कौशल के सोमवंशी शासक कोंकण के शासकों के विरुद्ध और दक्षिण गुजरात के लाट प्रदेश में भी युद्ध लड़कर जीत हासिल की थी। सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त ने अपने राजा की बायोग्राफी नवसहाशंक चरित नामक ग्रंथ से लिखी है। सिंधुराज के बाद उनके पुत्र राजा भोज शासक बने और राजा भोज परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए। उनका जन्म उज्जैन में हुआ था, पर जैसे कि वाकपति मुंज के समय धारा नगरी को परमारों की नई राजधानी बनाया गया था, तो राजा भोज के समय भी हमें धारा नगरी परमारों की राजधानी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम राजा भोज के सैन्य अभियानों की बात करें तो उन्होंने दक्षिण गुजरात के लाट प्रदेश में चालुक्यों पे आक्रमण करके उन्हें हराया था। उसके आगे ईस्वी सन 1018 से 1020 के अराउंड कोंकण के शासकों को हराकर वहां तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। इसके अलावा राजा भोज के समय भी परमारों का चालुक्यों के साथ संघर्ष चल रहा था। उस समय पर कल्याणी के चालुक्यों में शासक हुआ करते थे जय सिंह सेकंड। तो राजा भोज ने कल्याणी के चालुक्य शासक जय सिंह सेकंड के खिलाफ लड़ने के लिए एक अलायंस बनाया था, जिसमें परमार नरेश राजा भोज, चोल नरेश राजेंद्र चोल और चेदी के कलचुरी शासक गंगेय देव हुआ करते थे। तो इन तीनों की संयुक्त सेना ने कल्याणी के चालुक्य शासक जय सिंह द्वितीय पे आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के बीच में भयावह युद्ध लड़ा गया। लेकिन अंत में कोई भी स्पष्ट रूप से जीत नहीं हासिल कर पाया, जिसके बाद राजा भोज की कलचुरी शासक गंगेय देव के साथ मित्रता समाप्त हो गई और राजा भोज ने गंगेय देव पे आक्रमण करके उसे भी हरा दिया। इसके अलावा जेजाक भुक्ति के चंदेल शासक विद्याधर भी राजा भोज के समकालीन हुआ करते थे। जब राजा भोज का परमारों में शासन हुआ करता था, उस समय पर चंदेलों के शासक हुआ करते थे राजा विद्याधर। तो राजा विद्याधर भी चंदेलों के सबसे प्रतापी शासक हुए, तो उनके साथ भी राजा भोज के संघर्ष हुए। लेकिन क्योंकि दोनों ही ताकतवर राजा थे, तो युद्ध में किसी भी एक का जीत पाना मुश्किल था, जिसकी वजह से राजा भोज चंदेलों की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए थे। लेकिन इसके अलावा राजा भोज का नाडोल के चौहान शासक और ग्वालियर के शासकों के साथ भी संघर्ष हमें देखने को मिलता है और राजा भोज ने शाकंभरी के चौहान शासक वीर्यराम पे आक्रमण करके उसे बुरी तरह हराया और उस युद्ध में वीर्यराम की मृत्यु भी हो जाती है। और राजा भोज ने कश्मीर के राजा आनंदपाल शाही, जो कि हिंदू शाही वंश के शासक हुआ करते थे, उनको मोहम्मद गजनवी के खिलाफ लड़ने के लिए सैन्य सहायता भी दी थी। मोहम्मद गजनवी ने ईस्वी सन 1001 से 1027 के बीच में भारत पर करीबन 17 बार आक्रमण किया था और उसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था
और काफी हिस्टोरिकल अकाउंट से हमें यह पता चलता है कि मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद जब वापिस जा रहा था तो आगे परमार नरेश राजा भोज के साथ युद्ध न लड़ना पड़े, यह सोचकर वो अपना रूट चेंज करके दूसरे रास्ते से वापिस चला गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निश्चित रूप से उस समय पर परमार नरेश राजा भोज बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। लेकिन इसके कुछ वर्षों बाद जब राजा भोज के शासनकाल के अंतिम वर्ष हुआ करते थे, उस समय पर कल्याणी के चालुक्यों में जय सिंह द्वितीय के पुत्र यानी कि जय सिंह सेकंड के बेटे सोमेश्वर प्रथम वहां पर शासक हुआ करते थे। और चेदी के कलचुरियों में गंगेय देव, जिन्हें राजा भोज ने हरा दिया था, तो गंगेय देव के बाद उनके बेटे लक्ष्मीकर्ण कलचुरियों के शासक बन चुके थे और लक्ष्मीकर्ण कलचुरियों के सबसे शक्तिशाली शासक हुए। और उस समय पर गुजरात में अणहिलवाड़ पाटन में सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का शासन हुआ करता था। परमारों का तो चालुक्य के साथ वैसे ही पहले से संघर्ष चल रहा था और दूसरी ओर राजा भोज ने गंगेय देव पे आक्रमण करके उन्हें भी एक समय पर हरा दिया था। तो अब जब राजा भोज के शासनकाल के अंतिम वर्ष थे तो कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण, कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम और गुजरात के सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम, इन तीनों ने साथ में अलायंस फॉर्म किया राजा भोज पे आक्रमण करने के लिए। और जब इन तीनों की संयुक्त सेना ने परमार साम्राज्य पे आक्रमण किया तो संयुक्त सेना ने धारा नगरी को ध्वस्त कर दिया। और इसी दौरान प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचयिता मेरुतुंग ने लिखा है कि इसी युद्ध के दौरान राजा भोज की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो राजा भोज ने अपने शासनकाल में परमारों का काफी राज्य विस्तार किया था और राजा भोज के समय परमार साम्राज्य अपने जेनिथ पर था। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पे शासन किया जो कि गुजरात की साबरमती नदी से लेकर मध्य प्रदेश के विदिशा तक और महाराष्ट्र में कोंकण से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश के संपूर्ण मालवा क्षेत्र में फैला हुआ था। अब हम राजा भोज के समय काल के स्थापत्यों की बात करें तो राजा भोज ने धारा नगरी में भोजशाला का निर्माण करवाया था जो कि एक संस्कृत महाविद्यालय था। यानी कि उस समय पर राजा भोज ने धार में एक संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की थी जिसके साथ में एक सरस्वती मंदिर भी था। और राजा भोज ने ही मध्य प्रदेश में भोजपुर नाम का एक नगर बसाया था जिसके पास वर्तमान का भोपाल शहर बसा हुआ है। तो वर्तमान का जो भोपाल शहर है उसका भी रूट हमें कहीं ना कहीं राजा भोज के द्वारा स्थापित किए गए भोजपुर नगर के पास में मिलता है। और राजा भोज क्योंकि शैविज्म को फॉलो करते थे, वे शिवजी के भक्त थे, तो उन्होंने केदारनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर का रिनोवेशन भी करवाया था। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजा भोज ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शिवजी को समर्पित त्रिभुवन नारायण मंदिर, उसका भी उन्होंने निर्माण करवाया था। इसके अलावा राजा भोज ने भोजपुर नगर में भोजताल लेक भी बनवाया था और उन्होंने भोजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था जिसमें कि हमें 18 फीट ऊंचा शिवलिंग देखने को मिलता है। और राजा भोज ने बेतवा नदी जो कि भोजपुर के पास से निकलती है उस पे विशाल बांध बनवाया था जिसे कि साइक्लोपियन डैम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके रूइंस आप यहाँ पर आज भी देख सकते हैं। और राजा भोज के व्यक्तित्व की बात करें तो राजा भोज बहुप्रतिभा धनी थे। वे स्वयं विद्वान और साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी और आयुर्वेद सर्वत्र, राजमार्तंड जैसी कई सारी बुक्स उन्होंने लिखी थी। अबुल फजल जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे, उनके द्वारा लिखी गई किताब आईने अकबरी से हमें पता चलता है कि राजा भोज के दरबार में उस समय पर 509 विद्वान रहा करते थे, 509 स्कॉलर्स। और राजा भोज के ज्ञान और उनकी वीरता के कारण उन्हें परम भट्टारक, परमेश्वर जैसी कई उपाधियों से नवाजा गया।
और उनके इसी बहुप्रतिभाधनी व्यक्तित्व के कारण उनकी तुलना सम्राट विक्रमादित्य के साथ भी कही जाती है, और जिसकी वजह से राजा भोज को नव विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो राजा भोज के बाद उनके पुत्र जयसिंह प्रथम शासक बने। उनके समय भी परमारों का कलचुरियों के साथ और कल्याणी के चालुक्यों के साथ संघर्ष जारी रहता है, जिनके बाद राजा भोज के भाई उदयादित्य शासक बने। उन्होंने मध्य प्रदेश में विदिशा के पास उदयपुर नाम की जगह पे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह उदयपुर मध्य प्रदेश में है, जो कि राजस्थान के उदयपुर से अलग है। तो मध्य प्रदेश के इस उदयपुर में उदयादित्य ने उदयपुर प्रशस्ति लिखवाई, जिसमें राजा भोज से लेकर उनके पहले के सभी परमार शासकों के बारे में लिखा गया है। और राजा उदयादित्य ने इसी उदयपुर में शिवजी को समर्पित नीलकंठेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। उदयादित्य के बाद उनके बड़े बेटे लक्ष्मण देव शासक बने, और उनके समय भी हमें इनके जो पड़ोसी राज्य थे, जैसे कि त्रिपुरी के कलचुरी, तो इन पड़ोसी राज्यों के साथ हमें कई सारे संघर्ष देखने को मिलते हैं। लक्ष्मण देव के बाद उदयादित्य के दूसरे बेटे नरवर्मन शासक बने, और नरवर्मन के समय जैजाक भुक्ति के चंदेल और गुजरात के सोलंकी शासक सिद्धराज जयसिंह ने परमारों पे आक्रमण किया था, और इस युद्ध में नरवर्मन पराजित हो गए थे। तो आप नरवर्मन के शासनकाल के दौरान के जो कॉइन्स थे और उनके शासनकाल के दौरान का जो इंस्क्रिप्शन है, इसे भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। नरवर्मन के बाद यशोवर्मन शासक बने, और उस समय पर परमारों का काफी ज्यादा संघर्ष चल रहा था गुजरात के सोलंकियों के साथ। और उस समय पर गुजरात के सोलंकियों में शासक हुआ करते थे सिद्धराज जयसिंह, जो कि सोलंकी डायनेस्टी में सबसे शक्तिशाली शासक हुए। उन्होंने इससे पहले नरवर्मन के समय भी आक्रमण किया, और उन्होंने नरवर्मन को भी पराजित कर दिया था। और जब यशोवर्मन शासक बने, तो उस समय पर भी सिद्धराज जयसिंह का एक बहुत ही ताकतवर आक्रमण हमें देखने को मिलता है परमारों पे। और इस युद्ध में सिद्धराज जयसिंह ने यशोवर्मन को बुरी तरह पराजित कर दिया, और सिद्धराज जयसिंह ने परमारों की राजधानी धारा नगरी पे भी अपना संपूर्ण अधिकार कर लिया था। हालांकि यशोवर्मन के बाद जब जयवर्मन शासक बने, तो उन्होंने धारा नगरी को वापिस से अपने अधिकार में ले लिया, लेकिन जल्द ही बल्लाल नाम के एक विद्रोही ने धारा नगरी को जयवर्मन से छीन लिया। पर उस समय पर गुजरात के सोलंकियों में सिद्धराज जयसिंह के बाद कुमारपाल शासक बन चुके थे, और कुमारपाल भी सिद्धराज जयसिंह की तरह ही शक्तिशाली शासक थे। तो सोलंकी शासक कुमारपाल ने, जो उनके सामंत हुआ करते थे उस समय पर, नाडोल के चौहान अल्हण और आबू के परमार शासक यशोधवल, उन दोनों के साथ मिलकर बल्लाल पे आक्रमण किया, जो कि एक विद्रोही था, और उन्होंने बल्लाल को हराकर धारा नगरी को फिर से अपने अधिकार में कर लिया। और कुमारपाल ने संपूर्ण मालवा क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और मालवा को अपनी जागीर बना ली थी, जिसके बाद परमारों की एक छोटी सी शाखा भोपाल के आसपास के क्षेत्र में शासक बनी रही। तो जयवर्मन के पुत्र विंध्यवर्मन कुछ वर्षों के बाद सोलंकी शासक जब मूलराज द्वितीय हुआ करते थे, उन्हें हराकर उन्होंने मालवा में फिर से परमारों का स्वतंत्र साम्राज्य एस्टैब्लिश किया था। लेकिन विंध्यवर्मन को अपने शासनकाल में द्वार समुद्र के होयसल्स और देवगिरी के यादव साम्राज्य की ओर से कई सारे आक्रमणों का सामना करना पड़ता है। तो पहले परमारों का कल्याणी के चालुक्यों के साथ संघर्ष चल रहा था, उसके बाद त्रिपुरी के कलचुरियों के साथ भी इनके युद्ध हुए, उसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात के सोलंकियों का भी इन पे आक्रमण हो रहा है, और अंत में जो द्वार समुद्र के होयसल्स और देवगिरी के यादव थे, उनके द्वारा कई सारे आक्रमण किए जाते हैं परमार डायनेस्टी के शासन के अंत तक। तो विंध्यवर्मन को कई सारे आक्रमणों का सामना करना पड़ा यादवों की ओर से। इसके अलावा जो सोलंकियों के सेनापति थे, उन्होंने भी इनको हराया। लेकिन इन सब के बावजूद विंध्यवर्मन अपनी मृत्यु से पहले मालवा क्षेत्र में परमार साम्राज्य को फिर से स्थापित करने में सफल रहे,
विंध्यवर्मन के बाद उनके पुत्र सुभतवर्मन शासक बने। उन्होंने अपने शासनकाल में गुजरात पे आक्रमण किया था, लेकिन गुजरात में सोलंकियों के सामंत लवण प्रसाद ने इस युद्ध संघर्ष में उन्हें कड़ी चुनौती दी और सुभतवर्मन को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था। तो लवण प्रसाद बहुत ही लॉयल सामंत हुआ करते थे सोलंकी डायनेस्टी के, और सोलंकी डायनेस्टी के अंत के बाद गुजरात में जो वाघेला डायनेस्टी एस्टैब्लिश होती है, वे इन्हीं लवण प्रसाद के वंशज हुआ करते थे। सुभतवर्मन के बाद अर्जुन वर्मन प्रथम शासक बने। उन्होंने भी गुजरात पे आक्रमण किया, लेकिन दूसरी ओर देवगिरी के यादवों ने अर्जुन वर्मन को दक्षिण गुजरात के लाट प्रदेश में हरा दिया। यह जो आप लाट प्रदेश का नाम सुनते हैं, तो लाट प्रदेश दक्षिण गुजरात का क्षेत्र माना जाता है, जो कि उस समय पर मुंबई से लेकर सूरत तक फैला हुआ था। अर्जुन वर्मन के बाद देवपाल शासक बने, जो कि परमारों की एक और दूसरी शाखा के शासक हरिश्चंद्र के पुत्र थे। तो देवपाल के समय भी सोलंकी और यादवों के साथ उनका संघर्ष चलता रहा। उस समय तक दिल्ली सल्तनत का उदय हो चुका था और दिल्ली के सुल्तानों ने देवपाल पे आक्रमण करके भीलसा, जिसका कि वर्तमान में नाम विदिशा है, उस पर अपना अधिकार कर लिया। और हम्मीर महाकाव्य के अनुसार रणथंभौर के चौहान शासकों के जो सेनापति थे वाघभट्ट, तो वाघभट्ट को शंका थी कि देवपाल दिल्ली के सुल्तानों के साथ मिलकर वाघभट्ट की हत्या करना चाहते थे, और इस शक की वजह से रणथंभौर के सेनापति वाघभट्ट ने परमार शासक देवपाल की हत्या कर दी थी। तो देवपाल के दो पुत्र थे, जैतुगी देव जो कि बड़े पुत्र थे, और जयवर्मन द्वितीय जो कि उनके दूसरे बेटे थे। तो जैतुगी देव और जयवर्मन द्वितीय, यह दोनों देवपाल के बाद शासक बने। पर इन दोनों के शासनकाल के दौरान देवगिरी के यादव शासक हुआ करते थे कृष्ण, और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुआ करते थे बलबन। और गुजरात में उस समय पर सोलंकी डायनेस्टी के शासन का अंत हो चुका था और वाघेला डायनेस्टी के शासन की शुरुआत हो चुकी थी। और उस समय पर वाघेला वंश के राजकुमार थे विसल देव। तो देवगिरी के यादव, दिल्ली के सुल्तान बलबन और गुजरात में वाघेला वंश के राजकुमार विसल देव, इन तीनों की ओर से कई सारे रिपीटेड आक्रमण होते हैं परमारों पर, और इन आक्रमणों की वजह से परमारों की शक्ति काफी ज्यादा कम हो गई थी। और तीनों ओर से हो रहे बार बार आक्रमणों के कारण ही परमारों ने अपनी राजधानी धार से स्थानांतरित करके मंडप दुर्ग को अपनी नई राजधानी बनाया था, जो कि एक हिली एरिया का रीजन था, और वहां पर रहकर वे सुरक्षित तरीके से शासन कर सकते थे और युद्धों में लड़ सकते थे। तो जयवर्मन के बाद अर्जुन वर्मन शासक बने, और वे भी एक शक्तिशाली शासक नहीं थे। तो पहले तो उनके ही मंत्रियों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी, और उसके बाद 1270 ईस्वी के लगभग यादव शासक रामचंद्र ने उन पे आक्रमण किया, और 1280 के लगभग रणथंभौर के चौहान शासक हम्मीर देव चौहान का उन पे आक्रमण होता है। तो अर्जुन वर्मन के बाद भोज द्वितीय शासक बने, और उनपे भी हम्मीर देव चौहान ने आक्रमण किया था, जिसके बाद भोज द्वितीय के मंत्रियों ने बगावत करके सारा नियंत्रण मंत्रियों ने अपने हाथ में ले लिया था। और अंत में महलक देव परमार वंश के अंतिम शासक हुए, और महलक देव के समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे आईने मुल्क मुल्तानी ने परमारों पे आक्रमण किया, और इस युद्ध में आईने मुल्क मुल्तानी ने परमारों को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस युद्ध में महलक देव की मृत्यु हो जाती है, और ईस्वी सन 1305 ईस्वी में परमार साम्राज्य का अंत हो जाता है, जिसके बाद मालवा का सारा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के हाथों में चला जाता है। तो इस वीडियो में हमने परमार डायनेस्टी के शुरुआत से लेकर उनके अंत तक सभी शासकों के बारे में, उनके युद्धों के बारे में और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है।
आई होप आपको इस वीडियो में परमार डायनास्टी के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।